जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, सीजन और तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज कल की क्लास में हम जो इस टॉपिक विंड के बारे में पढ़ चुके थे, स्टैटिस्टिक्स जान चुके। आज की क्लास में ग्रुप पर देखेंगे एल नीनो और सन। कि आप कहोगे दिखाई नहीं देता है, एल नीनो दिखाई देने जब समझा दूंगा तब आपको सब एल नीनो क्या होता है। क्लियर? चलिए आते हैं। देखिए, पहली बात, हम प्रशांत महासागर में तापमान के गर्म हो ठंडा होने, एकदम सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, देसी भाषा में। आप है गर्म हो ठंडा होने गतिविधि तीन तरीके से। मान लीजिए ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर भाग है, प्रशांत महासागर का, है ना। प्रशांत महा पूर्वी भाग का अगर, तब हम इस फेनोमिना को कहते हैं। आपको मैप बना के और अब हम प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रहे हैं ना। नॉर्थ में ये, अगर आप देखो ना, ये पूर्वी प्रशांत महा और ये पश्चिमी, अगर स्फीयर के रूप पश्चिमी गोलार्ध में आता, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको ये बता रहा था, अगर इस भाग का ताप, इस रीजन का ताप अगर अधिक हो जाए तो हम कहेंगे एल नीनो। एल, बात क्लियर? अगर हाँ यहाँ का कम है, तापमान कम है, तो हम कहेंगे ला नीना। ला नीना, या तो टेम्परेचर अधिक होगा या तो कम होगा। एक तीसरी घटना आती है, आप न्यूट्रल कहते हैं। यदि तापमान औसत औसत या सामान्य है, तो इसे हम न्यूट्रल फेज, तटस्थ तब कहा जाता है। तटस्थ यानी अगर हम अंत महासागर में जाए और भूमध्य रेखा, क्या कौन सी लाइन है, मध्य रेखा, तो भूमध्य रेखी की प्रशांत महासागर में अगर हम समुद्र सतह का तापमान मापे और देखें यहाँ का तापमान औसत तापमान से, ठीक, इस भाग का तापमान
इस भाग का तापमान औसत तापमान से अधिक है तो हम कहेंगे इस समय एल नीनो फिनोमेना है। ठीक, अगर यहाँ का तापमान औसत तापमान से कम है तब हम कहेंगे यहाँ पर ला नीना फिनोमेना। अगर यहाँ तापमान सामान्य है, औसत है, न कम है न अधिक है, तब हम कहेंगे न्यूट्रल फेज में। बात क्लियर? अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम कब इस औसत को माने। तो मान लीजिए कि यहाँ तापमान औसत है, जस्ट एग्जाम्पल, वैसे हम औसत की जगह 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान, तो 27.5 तक ये सामान्य माना जाए, या 26.5 तक, 26.5 डिग्री सेल्सियस तक ये सामान्य माना जाए। यानी यहाँ से यहाँ के बीच का तापमान है तो कहेंगे कि हम यहाँ का टेम्परेचर न्यूट्रल फेज, सामान्य दशा में। लेकिन अगर 27.5 से अधिक हो गया, अधिक, तब हम कहेंगे एल नीनो फेज पे जा रहा है। कितना अधिक? 2 डिग्री अधिक जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 5 डिग्री से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम हो जाए, तब हम कहेंगे कि यहां पर ला नीना, यानी औसत तापमान से 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए, औसत तापमान से 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान घट जाए, या 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाए, या 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान घट जाए, तब स्थिति में परिवर्तन आएगा। घटने पर हम ला नीना बोलेंगे, बढ़ने पर हम एल नीनो बोलेंगे। बात क्लियर? एक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम तापमान कहाँ का मापेंगे, एल नीनो, ला नीना या न्यूट्रल फेज के लिए यहाँ का मापेंगे। क्लियर? अगर यहाँ तापमान अधिक होता है तो ध्यान रखिएगा इस भाग का तापमान कम होता है। कैसे होगा आगे बताऊंगा। अगर यहाँ तापमान अधिक होगा तो यहाँ तापमान कम होगा, अगर यहाँ तापमान कम होगा तो यहाँ तापमान अधिक होगा। ठीक, यानी दो जगह है, मान लीजिए कोई दो जगह है, कोई दो जगह है, एक जगह ये है और एक जगह ये है। अगर यहाँ तापमान अधिक होगा तो निश्चित रूप से यहाँ तापमान कम हो जाए, अगर यहाँ तापमान कम होगा तो निश्चित रूप से यहाँ तापमान अधिक। ठीक, इन दोनों के कंडीशन। बात क्लियर? इसके ऊपर हम आगे अभी डिटेल करेंगे, बस छोटी छोटी बातें समझ। पहली बात समझ लिए आप लोग, तापमान अधिक होगा कम होगा, कैसे हम आगे और बढ़ेंगे। अब अगली बात देखिए, हमने दो जगहों तापमान को, हमने कहा भाई ये है पूर्वी प्रशांत महासागर, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर। हमने कहा यहाँ तापमान अधिक, हमने कहा यहाँ तापमान कम है। बात क्लियर? हम तापमान कहाँ का मेजर करेंगे? हमेशा ईस्टर्न, पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन का, इक्वेटोरियल रीजन का, ईस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन के टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे। बात क्लियर? अब एक बात आप यहां पर ध्यान से समझने की, 300 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप सोचिए कि यहां पर तापमान अधिक हो, हवा गर्म हो, पर उठेगी, तो इस जगह पर वो प्रेशर, आप लोगों को पता है, ये बता चुका हूं कि अगर यहाँ एयर वार्म है तो राइज करेगी, सरफेस तो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ टेम्परेचर अगर कम है एयर डिसेंड करेगी, एयर यहाँ पर डिसेंड करेगी, और एयर अगर डिसेंड करेगी तो सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर? अगर इसी तरह से एक दूसरा कंडीशन हम सोच, तरह से अगर हम कंडीशन,
इसी प्रकार का एक दूसरा कंडीशन मैंने कहा है टन पैसे और मैंने कहा ये वेस्टर्न पश्चिमी प्रशांत महासागर क्या है वेस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक। अब असली समस्या यहाँ ये आ रही है, अगर यहाँ टेम्परेचर कम हो जाए, इस रीजन में टेम्परेचर कम हो और इस रीजन में टेम्परेचर, अगर यहाँ टेम्परेचर अधिक हो और यहाँ टेम्परेचर कम होगा, एयर डिसेंड करेगी, एयर डिसेंड करेगी और सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट, और यहाँ टेम्परेचर अधिक है, एयर राइज करेगी और सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट। बात क्लियर? अब आप इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के क्लब करके देखिए, कभी यहां पर लो प्रेशर बन रहा है और यहां हाई प्रेशर बन रहा है, कभी यहां पर हाई प्रेशर बन जा रहा है, कभी यहां पर लो प्रेशर बन रहा है। यानी इसी जगह पर कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर, यहां कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर, यानी ये ऑसिलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है, कभी यहां पर हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर, कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। इसी जगह पर कभी यहां हाई प्रेशर हो रहा है, यहां लो प्रेशर हो जा रहा है, कभी यहां लो प्रेशर हो रहा है, यहां हाई प्रेशर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, यहां दोलन हो रहा है। यहां पर लो प्रेशर हुआ, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर हुआ, यहां पर हाई प्रेशर है, इसी को कहा जाता। तो अब दो चीजें एक साथ देखा जाए, इंसो मतलब एल नीनो सडन ऑसिलेशन, एल नीनो सडन ऑसिलेशन। यहां पर हमने दो चीजें देखी, एक तो एल नीनो की घटना और ला नीना की घटना को मिलाकर, यानी यहां पर समुद्र सतह के तापमान को देखा गया और साथ ही प्रेशर को देखा गया, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा। यानी कभी यहां पर तापमान अधिक हो रहा है, कभी यहां पर तापमान अधिक हो रहा है, कभी यहां पर प्रेशर कम हो रहा है, कभी यहां पर प्रेशर कम हो रहा है। इसे ही कहा गया, दोनों को एक साथ मिला के एल नीनो ऑसिलेशन। यानी कभी यहां पर तापमान अधिक हो गया, कभी तापमान यहां पर कम हो गया, कम और अधिक ये लगातार चल रहा है। इसी तरह एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कभी यहां पर कम हो गया, कभी यहां पर कम हो गया, कभी यहां पर कम हो गया, कभी यहां पर कम हो गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर का जो ये कपलिंग है, इसी को एक साथ मिला के कह दिया जाता है एल नीनो ऑसिलेशन। ठीक, एल नीनो सडन ऑसिलेशन, हिंदी में कहते हैं दक्षिणी दोलन। बात क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? आवाज कट रही है? क्या सबको आवाज कट रही है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या सबको मेरी आवाज कट रही है? एल नीनो सदन ऑसिलेशन, ऑसिलेट मतलब दोलन, कभी तापमान यहां बढ़ जाना, कभी यहां बढ़ जाना, कभी यहां बढ़ जाना, कभी यहां बढ़ जाना, कभी प्रेशर यहां बढ़ जाना, कभी यहां बढ़ जाना। तो दोनों जगह पर ऐसा हो रहा है, इस एक साथ मिला के आ जाता है इंसो एल नीनो। इतनी बात समझ में आ गई हो तो दो चीजों का जवाब दीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो बताइए, और मेरी आवाज अगर कट रही है तो भी बताइए। बताएं, आवाज कट रही है तो भी बताएं। बता दो भाई। कट रही है? एक मिनट वेट कीजिएगा।
रुक रुक करा रही आवाज। आवाज थोड़ी स्लो है। चलिए, मैं तो मुंह के पास पहले पहले ही कर लिया था। इससे मुंह के अधिक पास क्या करूंगा? इससे अधिक थोड़ी मुंह के पास हो पाएगा। अब ये बताइए, क्लियर है? ये जो बताया था ये समझ में आ गया? एल नीनो, सदन ऑसिलेशन क्या होता है, क्लियर हो गया? उपेंद्र जी अभी बताएंगे ईस्टर्न पैसिफिक पे ही क्यों मापते हैं। आगे पहले जो बताया हूं ये तो समझ लीजिए, ईस्टर्न पैसिफिक पे ही क्यों मापते हैं नहीं, आगे अभी बताऊंगा सारा। लेकिन जो बताया है वो समझ में आया कि नहीं? आप लोग एक कदम आगे मत बढ़िए, धैर्य रखिए। और ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जितनी आवश्यकता होगी उतना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही बताऊंगा, बाकी यूपी पीसीएस के सिलेबस में बताऊंगा। एक बार और समझा दीजिए आप लोगों का। क्लियर है? सब लोग कह रहे हैं क्लियर है। कुछ नहीं पता। चलो भाई देखो मैंने कहा, ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं आप लोगों के कहने पर। एक बच्चे ने कहा कि ईस्टर्न पैसिफिक में ही क्यों मापते हैं। ईस्टर्न पैसिफिक पे ही इसलिए मापते हैं कि टेम्परेचर का चेंज यहीं पर दिखता है। टेम्परेचर का जहां चेंज दिखता है और जिसकी वजह से ये प्रभाव पड़ेगा, वहीं पे तो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा ना मेरे भाई। तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये पैसिफिक ओशियन है, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है। ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में, ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में कभी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, ठीक, और कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कम होता है, उसी समय वेस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर? इस फेनोमिना को हम कहते हैं एल नीनो फेनोमिना। क्या कहते हैं? एल नीनो फेनोमिना। ठीक। लेकिन जब ईस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है ला नीना फेनोमिना। ला नीना, ठीक। ला नीना के कंडीशन में ईस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन उसी समय इस भाग का टेम्परेचर, वेस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर अधिक होता है। यानी आपने देखा कि साल के कई सालों का अगर हम एवरेज लें तो हमें पता चलता है कि कभी ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर अधिक है, कभी यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर? जब यहां अधिक होता है तो वेस्टर्न में कम होता है, और जब ईस्टर्न में कम होता है तो वेस्टर्न में अधिक हो जाता है। बात क्लियर? दूसरी बात मैं यहां ये बता रहा था कि जब ईस्टर्न में टेम्परेचर अधिक होगा तो एयर राइज करेगी। ईस्टर्न में जब टेम्परेचर अधिक होगा तो एयर राइज करेगी और सतह पर लो प्रेशर बनेगा। क्लियर? उसी समय यहां टेम्परेचर, चूंकि जब यहां टेम्परेचर अधिक होगा तो यहां टेम्परेचर कम होगा, तो यहां टेम्परेचर, वेस्टर्न में टेम्परेचर कम होने की वजह से एयर डिसेंड करेगी और यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्लियर सी बात है? और जब यहां टेम्परेचर कम होगा तो यहां एयर नीचे डिसेंड करेगी, और उस समय यहां टेम्परेचर अधिक होगा तो एयर राइज करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कभी ईस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर हो जाता है,
कभी लो प्रेशर हो जाता है, कभी वेस्टर्न में हाई प्रेशर हो जाता है, कभी लो प्रेशर हो जाता है, कभी यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, कभी यहाँ टेम्परेचर अधिक होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो स्थानों के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर की कपलिंग चल रही है। अगर यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम हो जाएगा इस जगह पर, यहाँ टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाती है। कभी कहीं टेम्परेचर अधिक, कहीं कम, कहीं प्रेशर अधिक, कहीं कम। तो ये दोनों जगहों के बीच में ये ऑसिलेशन चलता है तराजू के पलड़े की तरह। इस घटना को ही, इस फेनोमिना को ही कहा जाता है इनसो। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है? अब इतनी बात अब समझ में आ गई? यहां बता दीजिए, फिर आगे बढ़े हम इसी को लेके। क्लियर है सब? ये बात समझ में आ गई कि सदर्न ऑसिलेशन क्यों कहा जाता है, दक्षिणी दोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी टेम्परेचर यहाँ अधिक होता है, प्रेशर कम हो जाता है, कभी यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, कम प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए चलिए, आप सबने कह दिया, अधिक और कम क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल फेज, है ना। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में 3 फेज आएंगे, एक पॉजिटिव फेज, एक निगेटिव फेज। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव से कंफ्यूज मत करो आप लोग। एक एल नीनो फेज, दूसरा ला नीना फेज, और तीसरा न्यूट्रल फेज। एक न्यूट्रल फेज आएगा। अब आप जरा ध्यान से समझिए, जब न्यूट्रल फेज की स्थिति बनती है तो यहां पर टेम्परेचर औसत तापमान से, एवरेज टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। यानी अगर एवरेज टेम्परेचर जो भी है, वैसे 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर होता है, इससे प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाए, ठीक, तब हम कहते हैं एल नीनो की कंडीशन है। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए तो हम कहेंगे ला नीना का कंडीशन है। अगर एवरेज है तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल फेज में है। सबसे पहले हम न्यूट्रल फेज को समझते हैं क्या होता है, तब चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। अब जरा ध्यान से एक एक चीज को बहुत ध्यान से यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इतना आसानी से समझ में आने वाली चीजों में से नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपना मन मस्तिष्क खोल कर बैठिएगा ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ पाए। जरा आप इधर ध्यान देंगे जब, तो एक चीज आपको नजर आएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल फेज की हम बात करते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ये है पैसिफिक ओशियन पूरा, और ये है ईस्टर्न पैसिफिक, और ये है वेस्टर्न पैसिफिक। बात क्लियर? अगर इस बात को ध्यान से अगर देखें, यहां से बह रही है ट्रेड विंड, यहां से चल रही है व्यापारिक पौने। कौन चल रहा है? ट्रेड विंड। ये है नॉर्थ की ट्रेड विंड और ये है साउथ की ट्रेड विंड, यानी उत्तर की व्यापारिक पवन और दक्षिण की व्यापारिक पवन। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को पिछली क्लासेस में मैं आप लोगों को बताया हूं कि, ध्यान दीजिएगा इस पे, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया हूं कि सनरेज 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को सनरेज इक्वेटर पर स्ट्रेट होती हैं, और यूं कहें कि लगभग पूरे वर्ष इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर अधिक बना रहता है। यानी इस रीजन में टेम्परेचर हमेशा अधिक बना रहता है।
सिंपल सी बात है भाई, सन रेज कम से कम 2 बार स्ट्रेट हो रहा है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और 12 महीने 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की ही रात होती है। दिन रात बड़ा होने का छोटा होने का कॉन्सेप्ट इक्वेटोरियल रीजन के पास नहीं है, तो दिन रात बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर तापमान हमेशा अधिक होता है। तापमान जब अधिक होगा यानी यहाँ का जो पानी का सतह होगा वो गर्म होगा, इस क्षेत्र के पानी का जो सतह होगा वो गर्म होगा। क्लियर? अब जरा एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सी सरफेस है ना, ये सी सरफेस है, तो ये समुद्र का सतह है, सी सरफेस समुद्र का सतह है ना, ऊपरी भाग। और यहां से ट्रेड विंड चल रही या कोई भी पवन चल रही, यहां से कोई पवन आ रही है, विंड, पवन, ठीक। अगर ये पवन इस सरफेस से टकराएगी, इस पानी पर चलेगी, तो पानी पर फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न करेगी, और घर्षण के द्वारा इस जल को अपने साथ आगे बहाएगी। यानी यहां का जल पवन घर्षण से आगे की ओर बढ़ रहा है, यहां का जल इधर की ओर आ रहा है, यहां का जल इधर की ओर आ रहा है, यहां का जल इधर की ओर आएगा। सिंपल सी बात है, आप एक थाली लीजिएगा, थाली में पानी रखिएगा और पानी में एक ओर से फूंक मारिएगा। जब आप थाली में पानी रखकर फूंक मारोगे तो जिधर से फूंक मारोगे उधर से पानी बहकर आगे की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिधर से पानी जा रहा होगा वहां से जल स्तर नीचे होगा, और जहां पहुंचेगा वहां जल स्तर ऊपर हो जाएगा, वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब इस रीजन की अगर बात करूं, इसका मतलब अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहां से हवा चल रही है, तो यहां पर वाटर लेवल नीचे होगा, क्योंकि यहां से हवा जल को अपने साथ घर्षण के द्वारा इधर की ओर लेके आएगी, और फिर यहां पर जल स्तर ऊपर हो जाएगा, इस रीजन में जल स्तर अधिक हो जाएगा। बात क्लियर? यहां जल स्तर कम है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? यानी ऐसा ढाल बना है, यहां जल स्तर ऊपर हो गया है और यहां जल स्तर नीचे हो गया है, वाटर लेवल यहां नीचे है, यहां वाटर लेवल ऊपर है, क्योंकि विंड अपने फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा यहां से वाटर को डिस्प्लेस करके दूसरी साइड में लेके आया है, यानी वाटर जल को यहां से प्रवाहित कर दूसरी ओर लेके आया है। तो यहां जल स्तर कम हो गया, यहां जल स्तर अधिक, ठीक। अब जल स्तर जब अधिक होगा तो यहां जल का दबाव अधिक है, यहां जल का दबाव अधिक है तो यहां जल नीचे बैठना शुरू करेगा, यहां जल नीचे बैठेगा, और यहां जल का दबाव कम है तो यहां जल ऊपर की ओर उठेगा, ठीक। क्योंकि यहां जल दबाव बढ़ रहा है तो पानी के अंदर अंदर जल यहां से यहां की ओर गति करेगा, ये गति होता है। तो यानी अब देखिए पूरा गति क्या है, जल इधर गया, यहां दबाव बढ़ा, नीचे बैठा, पानी के नीचे नीचे जल इधर जा रहा है, फिर यहां ऊपर उठ रहा है। यहां से जो जल ऊपर उठ रहा है ये कोल्ड होगा, ठंडा होगा ना, समुद्र सतह का टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे जैसे समुद्र में नीचे चलते चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये ठंडा पानी ऊपर आएगा, गर्म पानी नहीं ऊपर आएगा, यहाँ पर जहां भी ऊपर आएगा वो ठंडा पानी ऊपर आएगा। और जब पानी ऊपर आता है इसे कहते हैं अपवेलिंग, इसे क्या कहते हैं? अपवेलिंग। और जब पानी नीचे बैठ रहा है इसे कहते हैं डाउनवेलिंग। तो जहां भी अपवेलिंग होगा वहां न्नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, और जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, ठंडा जल ऊपर आएगा, तो नीचे से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब ऊपर आएंगे। और यहां पर स्थित जो फाइटोप्लैंक्टन है, यहां पर जो फाइटोप्लैंक्टन, यहीं पर जलीय भाग में रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन,
फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, इसी को खाते हैं जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को खाते हैं छोटी छोटे जीव, मछलियां, ठीक। तो फाइटोप्लैंक्टन वो वनस्पतियां हैं, समझिए, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बात क्लियर। और इस फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, और इनको खाने आती हैं मछलियां। बात क्लियर, मछली और अन्य जीव जंतु आते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन को नाइट्रेट और फॉस्फेट, ये दोनों पोषक तत्व हैं। अगर ये पोषक तत्व फाइटोप्लैंक्टन को मिले तो फाइटोप्लैंक्टन अपना खूब विकास करेंगे, खूब अपनी वृद्धि करेंगे। जितनी ही अधिक फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि होगी, उतना ही अधिक जू प्लैंक्टन को भोजन उपलब्ध होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? जू प्लैंक्टन। तो उतना ही जू प्लैंक्टन को भोजन उपलब्ध होगा, तो जू प्लैंक्टन भी खूब खाना खाएंगे और खूब अपनी वृद्धि करेंगे। और जितनी अधिक इनकी वृद्धि होगी, ये भोजन है मछलियों के, तो मछलियों को खूब खाना मिल रहा है, तो ये भी अपना खूब वृद्धि करेंगी। यानी यहां पर जैविक विविधता ज्यादा होगी, यानी बड़ी मात्रा में मछली, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन सब बड़ी मात्रा में यहां उपस्थित रहेंगे, जहां भी अपवेलिंग की कंडीशन होगी, ठीक। क्लियर। हिंदी में भी भैया दीपक जी अपवेलिंग ही लिखना, इंग्लिश में भी अपवेलिंग ही लिखना, ये डाउन वेलिंग, उत्श्रवण अश्रवण मत लिखिए, अप वेलिंग, इतना तो लिख ही सकते हो आप। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बताइए। नहीं, बड़े बांध की स्थिति अलग है, यहां पर बड़े बांध वाली कहानी नहीं है। बांध और समुद्र में बहुत अंतर है। बांध क्या है? लोटे से भी छोटा है समुद्र के हिसाब से। लोटा क्या? चम्मच से छोटा है समुद्र के हिसाब से। बांध चम्मच से भी छोटा है समुद्र के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। क्लियर है? चलिए, अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। अब मैंने कहा यहां से ट्रेड विंड चल रही है, व्यापारिक पौने चल रही हैं, और ट्रेड विंड, व्यापारिक पौने समुद्र सतह से गर्म जल को, समुद्र सतह से गर्म जल को, यहां से व्यापारिक पौन जाएगी। व्यापारिक पौन पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, आप सभी को पता है, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ये ट्रेड विंड मूव कर रही है, ट्रेड विंड मूव कर रही है। तो ये अपने साथ यहां के गर्म जल को भी लेके आएंगी, यहां का गर्म जल भी इनके साथ ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा। क्लियर। और यहां पर आप देखोगे ढेर सारे द्वीप हैं, यहां पर ढेर सारे द्वीप हैं, जिसकी वजह से यहां पर गर्म जल जमा होना शुरू हो जाएगा। यहां पर गर्म जल जमा हो गया, वार्म वाटर यहां इकट्ठा हो गया। तो यहां जल जमा होगा, यहां जल नीचे चला जाएगा, जल स्तर नीचे हो जाएगा। ये वाली स्थिति, सॉरी, ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो यहां पर अपवेलिंग होगा, यहां पर स्थिति अपवेलिंग की होगी, यहां पर अपवेलिंग होता है, ठीक। इसी समय एक बात, तो यहां पर एक कहानी क्या हो रही है? अपवेलिंग की। ठीक, यहां जल स्तर बढ़ेगा तो यहां पर डाउन वेलिंग होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहीं पर इसी समय एक ठंडी जलधारा चलती है, जिसका नाम है हमबोल्ट जलधारा। यहां पर एक ठंडी जलधारा चलती है, कोल्ड ओशियानिक करंट चलती है, जिसका नाम है हमबोल्ट। तो यहीं पर एक ठंडी जलधारा चलती है, जिसका नाम है हमबोल्ट। यहां पर पेरू या हमबोल्ट, ठीक।
तो यहाँ हमबोल्ड जलधारा भी आ रही है, ठंडी जलधारा, कोल्ड ओशियानिक करंट, साथ में अपवेलिंग हो रहा है तो नीचे से ठंडा जल आ रहा है। तो इस भाग का जो टेम्परेचर होता है, इस पूरे भाग का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हो जाता है कम, और यहाँ पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर हो जाता है अधिक। बात क्लियर? अब जब टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो हवा ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठेगी, यहाँ पर हवा ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठेगी और सतह पर हाई प्रेशर बनाएगी, सी सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। जबकि इस रीजन में टेम्परेचर अधिक है, एयर वार्म होकर राइज करेगी, वार्म होकर राइज करेगी, सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट करेगी, सरफेस पे लो प्रेशर क्रिएट करेगी। जहां एयर राइज करेगी अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बनाएगी, यहाँ एयर डिसेंड कर रही है तो अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर क्रिएट करेगी। सिंपल सी बात है। और हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं और एक पूरा सर्कुलेशन विकसित होगा। हवा नीचे बैठी, हवा इधर आई, ऊपर गई और ऐसे गई, तो ये एक सर्कुलेशन विकसित होता है जिसे कहते हैं वॉकर परिसंचरण। ठीक, वॉकर सर्कुलेशन। इसका मतलब अब एग्जैक्ट समझिए हो क्या रहा है। यहां पर हवा नीचे बैठ रही है, यहां पर हवा नीचे बैठ रही है, फिर हवा इधर से इधर आ रही है, फिर यहां से ऊपर उठ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर नीचे बैठ रही है। ये पूरा लो भाई, हाथ लगते ही मुड़ गया। ठीक, ये पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक, यानी जब न्यूट्रल फेज होता है तो यही स्थिति बनती है। अब इस कंडीशन में क्या क्या होगा अब जरा सोचिए, जहां हवा राइज की है, यहां हवा ऊपर उठी है, तो समुद्र सतह से ऊपर उठी है, इवेपोरेशन हुआ होगा, वाष्पीकरण हुआ होगा, जिसकी वजह से इस रीजन में क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। यानी ऑस्ट्रेलिया, या सामान्य भाषा में कहें तो साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होगी। यानी इस कंडीशन में इस रीजन में वर्षा होगी, रेनफॉल होगा। यहां पर हवा नीचे बैठ रही है और वर्षा होने के लिए हवा का गर्म होकर ऊपर उठना जरूरी है। वर्षा होने के लिए हवा का गर्म होकर ऊपर उठना जरूरी है। हवा चूंकि यहां नीचे बैठ रही है, एयर डिसेंड कर रही है, अवतलित हो रही है, इसलिए इस रीजन में वर्षा नहीं होगी। तो यहां वर्षा नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा। बात क्लियर? या वर्षा की मात्रा कम होगी। हमबोल्ड जलधारा कैसे आती अभी मत जानो ब्रजेश जी, आती है जब समुद्र विज्ञान पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जितना ब्रजेश जी जितना बता रहा हूं उतना पहले समझिए। अनिकेत कह रहे मुझे समझ आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्रजेश जी और आप जैसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जितना बताया जाए केवल उतना समझें। कौन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आगे क्लासेस में बताया जाएगा। मुझे भी पता है कि आपको इस बात के जानने की इच्छा होगी कि हमबोल्ड जलधारा कहाँ से, जलधारा कहाँ से आएगी, ये ठंडी क्यों होती है। ये सारी बातें बताऊंगा जब ओशनोग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक, तो एक कदम आगे बढ़ के न पूछें। आपसे मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, कल भी इस बात के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन किया था और आज भी कह रहा हूं, जितना बताया जाए उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अनावश्यक प्रश्न मत कीजिए। इसी अनावश्यक प्रश्न से आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप उलझते रहते हो। जो बता रहा हूं उसको समझने की आपको इच्छा ही नहीं होती, समझना ही नहीं चाहते हो। मैं बोलता हूं भगवान श्री राम, आप कहते हो शंकर भगवान कैसे पैदा हो गए। अरे भैया, राम का जन्म जान लो, शंकर जी का भी जन्म जान लेंगे, आदि अनंत हैं, देखा जाएगा, उनके बारे में भी बताऊंगा। कोई ऐसी चीज होगी जो नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। लेकिन आप लोग एक कदम ज्यादा, कुछ एक बच्चे हैं जो अनावश्यक क्वेश्चन पूछने के ही पीछे पड़े रहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते ही नहीं है।
पता नहीं क्या इनके मजा मजा आता है इनको, क्यों मजा आता है इनको इस तरह के प्रश्न करने से। अब ये कहां से, अरे बता रहा हूं अभी समझ लो, इसको आगे बताऊंगा। कोई ऐसी चीज, एक छोटा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन आप जो समझा रहा हूं वो नहीं समझोगे। है कैसे होता है, ओ कैसे होता है, लो भैया समझ लो। आगे बढ़े, चलिए। अब इसका अगला प्रभाव भारत के जलवायु पर क्या पड़ेगा। मान लीजिए समर समय है, गर्मियों का समय है। गर्मियों के समय में भारत में लो प्रेशर बनता है। आप सभी लोगों को पता है भारत की सतह का तापमान अधिक होता है। क्लियर? नहीं, मुझे ये जानना जरूरी है ना, कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं, बस ये मुझे जानना जरूरी है। रूबी, अरे भैया चलो रूबी जी, अब मुद्दे पे आते हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली अगर जून का समय मैं कहूं कि भारत में जून का समय है, तो आप जून के समय को कैसे देखते हो। आप कहते हो बहुत गर्मी होगी। अगर गर्मी होगी तो सामान्यतः लो प्रेशर बनेगा। हवा गर्म होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, सतह पर निम्न वायुदाब बनेगा। तो सतह पर यानी भारत में इस समय निम्न वायुदाब की स्थिति होती है। क्लियर? जी हाँ, टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर होगा। सही तो है, क्या दिक्कत है, बता तो दिया हूं पहले। चलिए अगली बात। अब ये जो हवा ऊपर उठी है, जब ध्यान से सुनिएगा, यहां से हवा जब ये ऊपर उठी तो दो भागों में विभाजित हो गई। यहां से हवा ऊपर उठी ऐसे, यहां से हवा ऐसे ऊपर उठी है, अब दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग इधर गया, ऐसे आ रहा है। दूसरा भाग ऊपर उठा, इधर जा रहा है, यहां बैठेगा। ठीक, यानी यहां से उठी हवा ऐसे उठी, इधर गई और यहां बैठी, फिर सतह पर ऐसे आ रही है। एक पार्ट इसका ये हो गया। दूसरा भाग, यहां से हवा जब ऊपर उठी तो इधर जाएगी और यहां बैठेगी, फिर इधर आएगी। ठीक, ऐसे। अब होगा क्या, यहां से ये जो हवा ऊपर उठी है, ये हवा पहुंचेगी इधर और बैठेगी दक्षिणी हिंद महासागर में। कहां पर, दक्षिणी हिंद महासागर में बैठेगी, सदर्न इंडियन ओशन में बैठेगी और यहां पर हाई प्रेशर बनाएगी। इस हाई प्रेशर के कंडीशन की स्थिति में अब आप सोचिए, यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है। यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है। देखिए हवा ऐसे ऊपर उठी है, ऐसे इधर गई है, फिर नीचे बैठी है, फिर सतह पर ऐसे जानी है इसको। ये ऐसे ऊपर उठी है, इधर गई है, नीचे बैठ रही है, तो सतह पर हाई प्रेशर। लेकिन ये भूमध्य रेखा पर नहीं हाई प्रेशर बनाएगी। ये कहां बना रही है, सदर्न इंडियन ओशन में, दक्षिणी हिंद महासागर में। भारत में हाई लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर। तो दक्षिण की व्यापारिक पवनें, दक्षिण की ट्रेड विंड यहां से चलती हैं, यहां से लेफ्ट होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो राइट होती हैं और ये फिर भारत पहुंचती हैं। और यही है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्योंकि सागर से ये चल रही हैं, आर्द्रता लेके आ रही हैं और भारत में वर्षा कर रही हैं। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा को यहाँ से यहाँ आना है, हवा को यहाँ से यहाँ सतह पर आना है, नीचे नीचे ना आना है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कैसे हवा चलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी, पहले सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर क्रॉस करेगी तो अपने राइट हैंड साइड जाएगी और ये पूरा लो प्रेशर का सेंटर है, तो भारत में अच्छी वर्षा होगी। यानी यहां भारत में भी क्या होगी, वर्षा होगी सामान्य। ठीक, बात क्लियर। ये कंडीशन बनता है
न्यूट्रल फेज में, ये कंडीशन बनता है न्यूट्रल फेज में। लेकिन अगर व्यापारिक पौने मजबूत हो जाए, यानी ये ट्रेड विंड ज्यादा स्ट्रांग हो, ट्रेड विंड नॉर्थ और साउथ की ये जो ट्रेड विंड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो यहां से बड़ी मात्रा में जल को यहां लेके आएंगी, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ के गर्म जल को। ये कैसा जल है? ये गर्म जल है ना, ये कैसा है? गर्म जल है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वार्म वाटर को यहां पर डिस्प्लेस करेंगी ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की ओर। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में वाटर एक्यूमुलेट होगा, यहाँ बड़ी मात्रा में गर्म जल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जितना ही अधिक बड़ी मात्रा में गर्म जल होगा उतना ही अधिक यहाँ पर तापमान होगा, जितना ही अधिक यहाँ तापमान होगा उतनी ही अधिक हवा ऊपर उठेगी, और जितना ही यहाँ से गर्म जल हटेगा नीचे से उतना ही ठंडा जल ऊपर आएगा और यहाँ का तापमान कम हो जाएगा। तो यहाँ का तापमान कम होगा, ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड व्यापारिक पौने तीव्र गति से चलेंगी। तो यानी अगर ट्रेड विंड मजबूत है, मजबूत है, तो गर्म जल का विस्थापन अधिक होगा। ठीक, यहां से गर्म जल का विस्थापन अधिक होगा, तो इस भाग का तापमान ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ठंडा जल बड़ी मात्रा में आएगा, तो यहां का जल ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और यहां ज्यादा बड़ी मात्रा में गर्म जल आएगा तो यहां का तापमान ज्यादा अधिक हो जाएगा। अब जब ज्यादा हो जाएगा, यहां का तापमान ज्यादा कम हो जाएगा, इस भाग का तापमान औसत से अधिक कम हो जाएगा, औसत से अधिक, एवरेज से अधिक डिक्रीज कर जाएगा। तब हम उसे कहेंगे ला नीना कंडीशन। तब क्या कहेंगे? ला नीना। क्या कहेंगे? ला नीना। तो यहां वर्षा इस कंडीशन में भी क्या होगी? यहां टेम्परेचर बहुत कम हुआ, हवा खूब नीचे बैठ रही है, जब हवा नीचे बैठेगी तो यहां वर्षा नहीं होगी। यहां टेम्परेचर खूब अधिक हुआ है, हवा खूब गर्म होकर ऊपर उठ रही है, खूब वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, खूब क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में खूब वर्षा होगी। जितनी अधिक हवा यहाँ ऊपर उठी होगी उतनी अधिक हवा ऊपर उठकर इधर जाएगी, यहाँ पर खूब अच्छी हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। जितना ही अधिक यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा उतनी ही तेजी से हवा सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आएगी, और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून उतना ही मजबूत होगा। यानी जब हम ला नीना के कंडीशन में देखते हैं तो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून मजबूत होता है, भारत में अच्छी वर्षा होती है, बाढ़ आने का कंडीशन उत्पन्न होता है। यानी कि जब ला नीना का कंडीशन होगा तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इक्वाडोर, पेरू, उत्तरी चिली, इन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाएगी, सूखा पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा अधिक होगी, साउथ ईस्ट एशिया में वर्षा, ये पूरे रीजन में वर्षा अधिक होगी, भारत में वर्षा अधिक होगी। तो ला नीना कंडीशन ऐसा कंडीशन है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी वर्षा का कारण बनता है, और वहीं साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में चाहे इक्वाडोर हो, पेरू हो, कोलंबिया हो, इन सब रीजन में वर्षा की मात्रा कम कर देता है। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई ला नीना के संदर्भ में। ला नीना के संदर्भ में बात क्लियर हो गई। ला नीना में भारत में वर्षा अधिक। ठीक, दूसरी बात, दक्षिण पूर्व एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया
वर्षा अधिक प्लस दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में सूखा पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ला नीना गर्म होती नहीं, ला नीना ठंडी होती है। ला नीना कैसी होती है? ठंडी। यहाँ का तापमान मापना है, हमें यहाँ का तापमान नहीं मापना है, हमें कहाँ का तापमान मापना है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पैसिफिक का। और ईस्टर्न पैसिफिक में जब टेम्परेचर देखा तो यहाँ तापमान कम था। तो ये ला नीना कैसी है? ठंडी धारा है। कैसी है? ठंडी धारा है। हम यहाँ का तापमान मापेंगे। जब भी एल नीनो ला नीना की बात करेंगे तो हम पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान मापेंगे। बात क्लियर? मलावी प्रभावित है। अरे अभी तो ला नीना का एल नीनो की ओर हम बढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज मैं घर से क्लास नहीं ले रहा हूं, ऑफिस से क्लास ले रहा हूं। और ऑफिस में 1 घंटे की क्लास लेने के लिए अगली क्लास दूसरी यहाँ पर शुरू होनी होती है ना। तो ये इतना कर लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश हिंदी मैटर दोनों मिल जाएगा आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा और बस इसको समझिएगा। मैप बनाइएगा, जो जो वीडियो में बताया हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, केवल समझने की कोशिश कीजिएगा कि हवा इधर आ रही है तो यहाँ पर गर्म जल आएगा, नीचे से ठंडा जल आएगा, तो यहाँ तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो हवा नीचे बैठेगी, हवा नीचे बैठेगी तो यहाँ उच्च वायु दाब बनेगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। गर्म जल यहाँ आ गया है, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न वायु दाब बनेगा। हवा में जलवाष्प है तो संघनन होगा, बादल बनेगा और यहीं पर वर्षा होगी। जो हवा ऊपर उठी है वो जाएगी हिंद महासागर में और दक्षिणी हिंद महासागर में बैठेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। उसी समय भारत में लो प्रेशर होता है, तो सतह पर हाई प्रेशर सागर में और भारत में लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा भारत की ओर आएगी। चूंकि समुद्र सतह से आ रही है तो आर्द्रता लेकर आएगी और अच्छी वर्षा करेगी। जितनी बड़ी मात्रा में हवा भारत की ओर आएगी उतनी ही अधिक मात्रा में जलवाष्प लेके आएगी और उतनी ही अधिक वर्षा होगी। इतनी बात क्लियर? ऑप्शनल यूपीपीसीएस में ऑप्शनल कहाँ है मेरे भाई? ज्योग्राफी में यूपीपीसीएस में ऑप्शनल कहाँ है? क्लियर? अब एल नीनो को कल की क्लास में हम देखेंगे ना। ला नीना समझ में आ गया होगा, न्यूट्रल फेज समझ में आ गया होगा। अब एल नीनो को कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी लूंगा मैं, क्योंकि कल की क्लास में घर से लूंगा। क्लियर है सबको? तो चलिए इसी के साथ यूपीएससी नहीं, यहां पर अभी यूपीएससी चल नहीं रहा है। आगे जब यूपीएससी चलेगा, संस्था कहेगी तो जरूर पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए तो रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ये सारी चीजें है ना, केवल रिवीजन से ही इंप्रूव हो सकती है, रिवीजन से ही मजबूत हो सकती हैं। आप सोचो सारी चीजें रट के आप याद कर लोगे, नहीं हो पाएगा। अगर मैं सोचो, आप खुद ही सोचो, अगर मैं इन सब चीजों को रटा होता तो क्या मुझे ये याद रहता? नहीं याद रहता। हाँ, कुछ बातें हमको रिवीजन कर करके याद हो जाती हैं, लेकिन टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा। ये यूनिवर्सल फेनोमिना है। अगर कोई अलग कंडीशन ना बने तो, है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा। यामोत्तर मानक समय क्या बताना है, इसमें क्या चीज नहीं आ रहा? उपेंद्र जी एक बार टेलीग्राम पर पर्सनल जाके मैसेज कीजिएगा।
और उस दिन मैं बता दूंगा। चूंकि मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूं तो आज तो टाइम खत्म हो गया, आज नहीं बता पाऊंगा, कल बता दूंगा। एक बार कल मुझे याद दिलाइएगा क्या प्रश्न है। पहले क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, स्पष्ट क्वेश्चन पूछिएगा, पूरा यामोत्तर मानक समय दोबारा तो नहीं बताऊंगा, प्रश्न पूछिएगा, क्या नहीं समझ में आ रहा वो बता दूंगा मैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। मिलता हूं कल दोपहर 12 बजे अपने इसी क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।